तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक बलगत। रासायनिक बलगत क्या है और उसकी कितनी शाखाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हमारा ज्यादातर पूछा जाता है और इसको समझते हैं एक सिंपल वे में और साधारण तरीके से। तो क्या होता है रासायनिक बलगत किसे कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। तो साथियों, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग अभिक्रिया के वेग कॉमा वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है तो उसे रासायनिक बलगत की कहते हैं। रासायनिक बलगत की होती कहाँ है ये प्रोसेस? तो ये जितने भी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रिया होती है, चाहे आपकी स्लो क्रिया हो चाहे आपकी बहुत तीव्र अभिक्रिया हो, वो सब किसके अंतर्गत आती है? रासायनिक बलगत के अंतर्गत आती है। तो साथियों, बात करते हैं कि रासायनिक बलगत की कितने प्रकार की होती है, शाखाएं कितनी है। तो इसकी निम्न दो शाखाएं होती हैं। इसकी निम्न दो शाखाएं होती हैं। पहली शाखा है मंद अभिक्रिया। जिसको स्लो रिएक्शन कहा जाता है। दूसरी आती है तीव्र अभिक्रिया, जिसको फास्ट रिएक्शन कहते हैं। फास्ट रिएक्शन। तो साथियों, बात करते हैं कि मंद अभिक्रिया क्या होती है और ये कहाँ पे होती है। तो ये सब आपके जितने भी आपके जीवन में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब क्रिया किसके अंतर्गत आती हैं? आपकी रासायनिक बलगत के अंतर्गत। कोई ज्यादा होती है फास्ट, कोई स्लो होती है। तो सबसे पहला टॉपिक हम बात करते हैं मंद अभिक्रिया क्या है, यानी कि स्लो रिएक्शन क्या होती है। मंद अभिक्रिया। तो हम मंद अभिक्रिया ही अगर बात करें तो किसे कहा जाता है, ये सुनो जरा। तो मंद अभिक्रिया उसको कहा जाता है, जैसे मान लो कुछ अभिक्रिया आपने ऐसी देखी होंगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में बहुत अधिक क्या लगता है? समय लगता है। क्या लगता है? बहुत अधिक समय लगता है, यानी लंबे समय में कंप्लीट होती हैं। तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सी है मंद अभिक्रिया, इसके बारे में बात करते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है तो उन्हें मंद अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, कितना समय लगता है? बहुत अधिक समय, जैसे दिन लग सकता है आपको, महीना लग सकता है, वर्ष लग सकते हैं। तो कौन से एग्जाम्पल हैं जो दिन, महीना और वर्ष में होते हैं? तो दूध से दही का बनना,
लगभग 12 से 14 घंटे या एक दिन लग जाता है, तो वो किसमें आता है, मंद अभिक्रिया में। लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग एक दो दिन में नहीं लगती है, इसको भी दिन लग जाते हैं, कभी कभी कम जंग में, और ज्यादा जंग लगानी हो तो वर्ष भी लग जाते हैं। तो ये सब किसमें आते हैं, मंद अभिक्रिया में आते हैं। किसमें आते हैं, मंद अभिक्रिया। तो कौन सा एग्जाम्पल डालना है, तो एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे संक्षारण। संक्षारण का मतलब जानते हैं, लोहे पर जंग का लगना। दही का बनना, दही का बनना। तो ये सब एग्जाम्पल किसमें आते हैं, आपके मंद अभिक्रिया में। अगला टॉपिक बात करते हैं, इसी का दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट है तीव्र अभिक्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, जरा इसको देखें। तीव्र अभिक्रिया, तो तीव्र अभिक्रिया उससे कहा जाता है जो बहुत फास्ट होती है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिनके पूर्ण होने में क्या लगता है, बहुत कम समय। बहुत कम समय कितना, सेकंड या मिनट में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। उन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया। तो लिखते हैं चलो साथियों डेफिनेशन। वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में, पूर्ण होने में बहुत कम समय, बहुत कम समय कितना, सेकंड या मिनट, बहुत कम समय लगता है, तो उन्हें, तो उन्हें तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको बहुत फास्ट देखा जाता है, तो ये एग्जाम्पल ऐसे होते हैं। एग्जाम्पल देखें जरा। एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा साथियों, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण कौन सी होती है, एक परख नली में हमने कोई केमिकल लेकर के उसमें कोई अभिकर्मक डाल देते हैं, और जैसे ही हम डालते हैं तो तुरंत उसमें क्या आ जाता है, अवक्षेप आ जाता है 2-4 सेकंड में। तो वो कहलाती है बहुत तीव्र अभिक्रिया। तो क्या आएगा एग्जाम्पल, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल आता है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। तो ये इसके दो एग्जाम्पल हैं साथी। अगला टॉपिक आता है हमारा, और वो अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, अभिक्रिया का है, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, या अभिक्रियाई दर किसे कहते हैं। तो साथियों इसको समझते हैं एक परिभाषा के माध्यम से। ये भी टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से कुछ ना कुछ या ऑब्जेक्ट पूछ लेता है, या फिर कभी कभी इसकी यूनिट पूछ लेता है। तो क्या है, इकाई समय में, इकाई समय में, समय में किसे अभिकारक, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, सांद्रता में होने वाले, होने वाले परिवर्तन की दर को, दर को अभिक्रिया का, अभिक्रिया का वेग कहते हैं, कहते हैं। और इसे, और इसे dx अपॉन dt से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं साथियों इसको। एग्जाम्पल है a प्लस बी, तीर, और तीर के बाद कुछ भी बन सकता है, आपका C बन जाए, D बन जाए, ठीक है। और ये इधर जो बनेंगे वो उत्पाद होंगे। तीर से पहले के जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिएक्टेंट। और हमसे पूछा जा रहा है अभिक्रिया का वेग क्या है, तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग किससे करेंगे इसको, dx अपॉन dt अनुक्रमानुपाती। जितनी ये सांद्रता है इन सबको क्या रखते हैं, हम इधर रखेंगे ब्रैकेट में। ए की एक ब्रैकेट आ जाएगी, इंटू बी का क्या रहेगा, दूसरा मोड रहेगा, ठीक है।
अब हम यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आता है, हमारा नियतांक क्या आएगा, के आएगा। तो dx अपॉन dt बराबर के इंटू ए की घात एक ब्रैकेट में बी की घात दूसरी ब्रैकेट। ठीक है, अगर हम ए और बी के मोलों की संख्या कितनी मान लें, एक मान लें, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, केवल के बचेगा। तब हमारा फॉर्मूला आएगा dx अपॉन dt बराबर के, और यही इसका क्या है, सूत्र है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो ये क्या है, एक्स सांद्रता है, और सांद्रता का जो मात्रक आता है मोल प्रति लीटर है। क्या है, मोल प्रति लीटर। समय का मात्रक सेकंड आएगा या मिनट आएगा। तो जब हम इसका मात्रक निकालेंगे तो मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अगर ये भी मात्रक नहीं मिलेगा तो आपको ये मिलेगा, मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। इन दोनों में से ही ज्यादातर मात्रक आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसी का दूसरा पूछा जाता है कि ये बताइए इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो इनके कारक की अगर हम बात करें, अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं जो इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो साथ ही इसको निम्न कारक प्रभावित करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला जो कारक है वो अभिकारक की सांद्रता या अभिक्रिया की सांद्रता, की सांद्रता, यानी कि अभिक्रिया की सांद्रता अगर बढ़ा दी जाए तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, दूसरा आता है ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव का मतलब यह है कि अभिक्रिया का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो जैसे अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ता है। वेग भी बढ़ता है और वेग स्थिरांक का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तीसरा आता है साथियों, एक चीज और ध्यान रखना कि यदि हम किसी अभिक्रिया का 10 डिग्री से ताप बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, 10 डिग्री से ताप, तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 गुना। तीसरा आता है आयनों की प्रकृति, आयनों की प्रकृति। और चौथा आता है हमारा पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये इसको प्रभावित करने वाले क्या होते हैं, कारक होते हैं। और इन्हीं कारक के अकॉर्डिंग यदि किसी अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री से ताप बढ़ा दिया जाए तो 10 डिग्री से ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है, हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि 10 डिग्री से ताप बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग कितना होगा, वेग स्थिरांक कितना होगा। साथियों अगला टॉपिक है हमारा अभिक्रिया की औसत दर। औसत दर का मतलब होता है एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होती है जरा इसको देखें। 3-4 अभिक्रिया होती हैं, उन अभिक्रियाओं में तीनों चारों का टाइमिंग क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो उनका जो एवरेज निकाला जाता है, अभिकारक और उत्पाद में अलग अलग जो एवरेज निकालते हैं उसी को अभिक्रिया की क्या कहते हैं, औसत दर कहते हैं। क्या होती है, चलो समझते हैं एक परिभाषा के माध्यम से। किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में, अंतराल में अभिकारक, अभिकारक या उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता में, सांद्रता में होने वाले, होने वाले परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को अभिक्रिया
की औसत दर कहते हैं। औसत दर कहते हैं। अच्छा, औसत दर को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? डेल्टा, यानी कि जितने भी होंगे एवरेज दर उसको हम डेल्टा के पद में लिखेंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या है। तो एग्जाम्पल ये है कि कोई भी अभिक्रिया है हमारी, अभिक्रिया कौन सी है, चलो देखते हैं। ट्वाइस या N2O5 फिर ट्वाइस NO2 प्लस 1/2 O2, ये कोई अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में तीर से पहले क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक। और तीर के बाद वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे उत्पाद होते हैं। उत्पाद, ये उत्पाद की सांद्रता होती है, ये किसकी होती है? अभिकारक की। और हमसे औसत दर पूछी जाएगी तो जितने भी अभिकारक में पद होते हैं वो सब पद माइनस में लिखे जाते हैं, जितने भी इसमें उत्पाद में पद होते हैं वो सब किस में लिखे जाते हैं? प्लस में लिखे जाते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो कैसे लिखते हैं जरा देखो। अभिक्रिया की औसत दर पूछेगा, अभिक्रिया की औसत दर। तो औसत दर निकालने का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा, और कितना दिया है? N2O5, एक ब्रैकेट में रखेंगे, अपॉन डेल्टा क्या होगा? T, अपॉन में डेल्टा T। अच्छा, ये क्या है? अभिकारक। अभिकारक तो माइनस में लिखा जाता है, अगर इसके आगे कोई मोल है तो वो बटे में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बटे में। चलो ये खत्म हुआ। चिन्ह काय का लगाएंगे? बराबर का। किसका लगाएंगे? बराबर। बराबर में फिर किसको लिखेंगे? इसको, और इसको ये बटे में पहुंचेगा तो ये तो उत्पाद है, उत्पाद को किस में लिखा जाता है? प्लस में। 1/2 डेल्टा NO2, एक ब्रैकेट में रखेंगे, अपॉन डेल्टा T। ये किसका आ गई? उत्पाद में NO2 के मोल आ गए। ठीक है, इसको भी लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और डेल्टा ये 1/1/2, तो 2 कहाँ पहुंच जाएंगे? ऊपर। 2 ऊपर पहुंच गए तो क्या बनेगा? डेल्टा O2 एक ब्रैकेट में रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा? डेल्टा T। तो ये इसका क्या निकल के आता है? पूरा फॉर्मूला निकल के आता है, जिसको अभिक्रिया की क्या कहते हैं? औसत दर कहते हैं। इसको कारक कौन कौन से प्रभावित करते हैं? तो सेम कारक हैं, तो कारक भी इसके सेम ही है। कौन कौन से कारक हैं, चलो इसको भी समझ लेते हैं। तो पहला कारक आपने पढ़ा ही है, सांद्रता का प्रभाव रहेगा, सांद्रता का प्रभाव। दूसरा किसका रहेगा? ताप का प्रभाव रहेगा, ताप का प्रभाव। तीसरा किसका रहेगा? तो तीसरा रहेगा पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। इससे अगला क्या रहेगा? आयनों की प्रकृति, आयनों की प्रकृति, या उत्प्रेरक का प्रभाव डाल दो, उत्प्रेरक का प्रभाव। तो ये इसके क्या है? प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग एक नेक्स्ट परिभाषा हमारा अगला टॉपिक है, अभिक्रिया की ताक्षणिक दर क्या होती है। तो जो अभिक्रिया की ताक्षणिक दर होती है, इस अभिक्रिया में बहुत छोटा समय लिया जाता है। बहुत छोटा समय का मतलब है बहुत कम समय में जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आपकी ताक्षणिक दर या ताक्षणिक अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा से समझते हैं साथियों, क्या है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बस सेम है, बस क्या करना है आपको, किसी निश्चित समय अंतराल की जगह आपको किसी निश्चित क्षण वर्ड लगाना है। निश्चित क्षण का मतलब होता है बहुत कम समय। तो देखो क्या है डेफिनेशन, किसी निश्चित क्षण में, निश्चित क्षण में, निश्चित क्षण में अभिकारक या अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, सांद्रता में होने वाले, होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की, अभिक्रिया की तात्क्षणिक,
दर कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। तो क्या है इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं साथियों। एग्जाम्पल ये है कि कोई अभिक्रिया A प्लस बी फिर C प्लस डी रहेगी। अच्छा, इसके आगे मोल कुछ भी हो सकते हैं। सपोज करो कैपिटल ए के मोल स्मॉल ए होंगे, बी के मोल कितने होंगे, स्मॉल बी होंगे, सी के मोल कितने होंगे, स्मॉल सी, और डी के मोल कितने होंगे, स्मॉल डी। अच्छा, तीर से पहले की चीजें क्या होती हैं तो सबको पता है, रिएक्टेंट होते हैं। तीर के बाद वाली चीजें जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोडक्ट होती हैं। क्या होती हैं, प्रोडक्ट। और हमसे अभिक्रिया यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है बहुत तत्क्षण में होने वाली। तो तत्क्षण में कौन सी अभिक्रिया होती हैं, तो आपको सबको पता है कि जो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है या फिर किसी केमिकल के द्वारा कोई चीज बनाई जाए तो वो क्या आती है, तात्क्षणिक अभिक्रिया में होती है, क्योंकि उनकी अभिक्रियाई दर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो कुछ उत्प्रेरक का यूज होता है। कैसे निकालते हैं, तो तात्क्षणिक दर बराबर, तो फॉर्मूला सबने पढ़ा है कि अभिकारक में जो लिखे जाते हैं वो माइनस में लिखे जाते हैं, इधर वाले किस में लिखे जाते हैं, प्लस में लिखे जाते हैं, जितने भी वैल्यू होते हैं। तो तात्क्षणिक दर कैसे लिखेंगे, डी ए अपॉन डी टी, ये रहेगा मोड में। एक निकाल ली। अच्छा, इसके आगे ए मोल है तो बटे में क्या जाएगा, स्मॉल ए, और काय का रहेगा ये वैल्यू, माइनस का, क्योंकि अभिकारक है, अभिकारक तो सब माइनस में लिखे जाएंगे। दूसरा क्या आएगा, बी वाला आएगा, तो ये भी इसके बी मोल है तो माइनस का 1/बी नीचे जाएगा, और इसको लिखेंगे डी बी अपॉन डी टी। अभिकारक के दोनों फैक्टर हो गए। अब किसके लिखेंगे, उत्पाद के फैक्टर को किस में लिखा जाएगा, प्लस में, तो 1/सी, और क्या आएगा, डी सी अपॉन डी टी। उससे अगला डी आएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1/डी, और क्या रहेगा, डी कैपिटल डी मोड अपॉन में क्या रहेगा, डी टी। तो जो फॉर्मूला निकल के आया है ये फॉर्मूला किसका है, आपका अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर का फॉर्मूला है। और अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर से ये हम ज्ञात करते हैं कुछ निम्न